अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी। चले, हम बिल्कुल अब इसका बाकायदा आगाज करते हैं। और हमारा पहला जो पोर्शन है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस साल ये इन्होंने ऐड किया, इससे पहले ये टॉपिक मौजूद नहीं थे। तो इसमें जो एमसीक्यूज होंगे वो डेफिनेटली न्यू होंगे, पास्ट पेपर से आपको नहीं मिलेंगे, या बहुत पहले से शायद मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं इसको। फिजिकल क्वांटिटीज पता है आपको क्या होती हैं? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? जैसे मास वगैरह। वेरी गुड, है सही है। तो वो होती हैं जिनको आप मेजर कर सकें। हम्म। ठीक है, और मेजर करने के साथ, मेजर तो आप वैसे और चीज़ों को भी करते हैं, लाइक 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, तो ये तो नंबर्स है, बिल्कुल एडिशन है। साथ में उसको किसी यूनिट के साथ डिफाइन भी कर सकें। ठीक है, लाइक आपने कहा है मास ना, तो 3 और साथ में किलोग्राम लगा देंगे तो इसका एक प्रॉपर ये फिजिकल क्वांटिटी बन गई है। ठीक है, और उसको आप राइट कर सकें नेचुरल लॉज में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप जैसे F इजिकल टू एम है। अब इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, F फोर्स है, M मैस है, और A एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आप उसको नेचुरल लॉज में भी लिख सकें, उसके पास यूनिट भी हो और वो मेजरेबल भी हो, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर ना? ठीक है। अब यस। आपके पास ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो मेन होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्केलर्स, और एक हमारे पास होती है कौन सी बच्चे? वेक्टर। वेक्टर्स। ठीक है, बहुत सिंपल। अब जैसे आपके पास मैंने बताया कि मेजर और यूनिट, इन दो चीजों को देखते हुए ना, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैथ्स की। ठीक है, 2 kg, तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ पर जो 2 होता है, जो नंबर होता है हमें देख रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और जो केजी में लिखा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। वेरी गुड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज यूनिट्स प्लस मैग्नीट्यूड, तो हम इसको डिवाइड करते हैं दो, इसकी फर्दर डिवीजन में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स तो आपके पास सिंपली सिंपल क्वांटिटीज हैं कि जिनके पास जस्ट मैग्नीट्यूड हो और प्लस यूनिट हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, आपके पास टाइम हो गया। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट इन्हीं दो से आपके पास एक्सप्लेन हो जाती हैं। उनको आपने मतलब कि ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत इनफ होती हैं। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं ना कि जिनको आप आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। लाइक मैं कहता हूँ फोर्स, तो आप मुझसे पूछेंगी ना कि सर किस डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, तो वहां पर नेसेसरी हो जाती है कि आप बता सकें। तो ऐसी क्वांटिटीज वेक्टर्स कहलाती हैं। मतलब ये है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, यूनिट भी होता है, प्लस थर्ड उसके पास क्या चीज आ जाती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन। वेरी गुड। ठीक है ना, इंतहाई बेसिक मैं वो चीज बता रहा हूँ। हम्म। और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगी बेटा? इसकी हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगी फोर्स। बगैर डायरेक्शन फोर्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं पाएंगे। आप बोलते ना 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, बट नहीं। फिर वेट, वेट बेसिकली फोर्स ही होती है। एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तमाम जो आपने पढ़ी हुई सब वेक्टर्स आती है। ठीक है, अब वेक्टर्स, अब स्केलर तो सिंपली जो बोर्डमैन रूल उनको फॉलो करता है, 2 + 2 4 है। आप अगर राइस की बात करेंगे, मैं बोलूंगा कि मुझे
दो जगह पर 2 2 kg राइस देते हो तो आप सिंपली बोलेंगे सर 2 + 2 4। आप ऐसा नहीं बोलेंगे सर राइट डायरेक्शन में दूं, लेफ्ट में दूं, अपवर्ड दूं, डाउनवर्ड, तो मुझे उसकी जरूरत कहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ड्रेस 2 + 2 4 करके बता देंगी। ठीक है। बट अगर मैं बोलूंगा मरियम फोर्स लगाओ, ठीक है, ये हमारे पास हम्म ये फ्रिज है, कुछ भी आपने फोर्स लगानी है, तो आप बोलेंगे सर लेफ्ट लेफ्ट लगाऊं राइट, तो हमें बतानी पड़ती है। सही है। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट एंड आल्सो हैव डायरेक्शन। सही है। अब हम्म हम वेक्टर्स को जस्ट देखेंगे। स्केलर्स तो सिंपल, स्केलर्स को आप समझे सिंपली नंबर्स हैं बस। फिजिकल क्वांटिटीज हैं बट सिंपल रूल अप्लाई होते हैं जो मैथ के रूल्स हैं। लेकिन वेक्टर्स के ऊपर सिंपल मैथ के रूल्स अप्लाई उस तरीके से नहीं होते। इसके एडिशन के अपने रूल्स हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन के अपने रूल्स हैं, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। हम्म और वेक्टर्स को अगर मैं, अच्छा इसकी एक तो इसको हम डिनोट करते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन है एनालिटिकल या न्यूमेरिकल, और एक है ग्राफिकल। सही है। तो इसकी दो आपके पास मेन बन जाती हैं अगर मैं वेक्टर्स को बताऊं। तो इसको आपने या तो इसको आप एनालिटिकली, और मत, और नहीं होती रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो हमारे पास दो आ गए। ग्राफिकल में हमारे पास क्या है कि हम सिंपल एक एरो के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। लाइक मेरे पास कोई वेक्टर ए है, तो मैं एक एरो बना दूंगा। तो मेरे पास ये एक, मैंने एक वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया ए, और उसके बाद एरो डाल देते हो। ठीक है। ये जो इसकी लेंथ है ये इसकी मैग्नीट्यूड शो कर रही है, और एरो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। लाइक इसको हम टेल कहते हैं, इसको हम हेड कहते हैं। सिंपली बहुत सिंपल सी चीज़ है। सही है। एनालिटिकली अगर मैं बात करूं बच्चे, तो हम वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए कैन बी रिटन एज वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हम मोड लगाते हैं, एंड यूनिट वेक्टर। सही है। ए कैप। सही है। मोड ऑफ ए मैं इसका, जी सॉरी, मैं समझी नहीं क्या ये। वेक्टर की एनालिटिकल वो है, रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर ए कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए हाँ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। ये जो हमने मोड ऑफ ए लगाया है, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। एंड जो ए कैप है इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। सही है। मोड ऑफ ए इज द ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है। जर्नल ऐसे लिखते हैं। ये जनरल फॉर्म है। डेफिनेटली जब वेलोसिटी लिखें तो वी आ जाएगा, फोर्स के लिए एफ आ जाता है। जैसे आपने ना पढ़ी होगी, आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा कि फोर्स आपके पास है 100 न्यूटन। सही है। हम्म अगर इसको मैं लिखूं वैसे, फोर्स अगर मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, G m1 m2/r²। ठीक है, हम्म, पढ़ा है ना आपने ये? जी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2/r²। ये हाँ तो मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन इसमें इसकी मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये अभी वेक्टर फॉर्म है, तो आपको साथ में यूनिट वेक्टर लाजमी बताना होता है, तो हम क्या कहते हैं, आर कैप लिख देते हैं। सही है। तो ये इसकी वेक्टोरियल फॉर्म है लिखने की। ओके। सब सही है। ये मैंने आपको हाँ उसकी एग्जांपल बता दी। अगर ऊपर कैप नहीं डाल रहा मैं, सिंपल G m1 m2/r², तो ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। बट ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेक्टोरियल फॉर्म। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आर कैप इज द, बेसिकली ये है कि हमारे पास दो मैसेज हैं। ये मैस m1 है, और ये मैस m2 है। न्यूटन ने क्या कहा था, दोनों मैस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आर है। तो मैस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, फोर्स लग रही होती है, मास वन मास टू पे लगा रहा है, मास टू मास वन पे लगा रहा है, तो इसकी डेफिनेटली F21 या F12 होती है। सही है। लेकिन जनरल ठीक है। फॉर्म क्या है? वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। सही है। ये आपने ठीक बेटा है। इसको ध्यान में रखना है। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अभी ए कैप क्या है मैं आपको बताता हूँ, बट आपने अ, ये इसकी वेक्टर फॉर्म ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर मैं ग्राफिकल की बात करूं, तो वेक्टर्स को, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेक्टर ए है,
और एक वेक्टर बी है। ठीक है बच्चे। वेक्टर ए मैं कहता ठीक है। हूँ कि ये यूं बना हुआ है, और वेक्टर बी मैं कहता हूँ कुछ वेक्टर ए मैं कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में है, और वेक्टर बी मैं कहता हूँ इस डायरेक्शन में है। तो अब मुझे इनको ऐड करना है। तो ग्राफिकली आपको पता होना चाहिए, ग्राफ वेक्टर्स ऐड होते हैं हमारे पास हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या जी कहते हाँ। हैं कि मैं वेक्टर ए बनाऊंगा, आता है ना आपको ये? हाँ मुझे आता है। बस, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो मैं कैप से हेड मिला दूंगा तो मेरे पास ऐड हो गया। ठीक है, रिजल्ट इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जी। सही है। इज दैट क्लियर? ये मैंने यस। ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बाय हेड टू। बस ये आपको पता होना चाहिए। असल में एमडी कैट में ना हम लोग हम आप मतलब अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया ना यहाँ तक, ये हम वैसे नॉर्मल क्लासेस में 2-3 दिन लगा देते हैं बच्चों को करवाने में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत होता है और बच्चों ने थ्योरी पेपर करना होता है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बताता जाऊंगा, आपने वो चीज़ें ध्यान में रखनी है, और एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है ज़्यादा। ठीक है ना? फिर भी कुछ चीज़ समझना है ठीक आप है। मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल, एनी टाइम, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हेड टू टेल रूल हमारे पास आ गया ये सा ग्राफिकल मेथड है, ए प्लस भी आप कर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, ये एडिशन तो हो गई, मतलब मैंने वेक्टर क्या कर दिया, आर वेक्टर, हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ए प्लस बी। सही है। अब जी। जरा हम इसकी प्रॉपर्टीज भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या मैं ए पहले लिखूं और बी करूं, या मैं बी को फर्स्ट करूं और ए को बाद में। तो आंसर सेम आएगा, रिजल्टेंट क्या सेम आएगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप एडिशन में ऑर्डर को चेंज कर दें तो आंसर फिर भी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर सेम आएगा। ये क्वालिटी कहलाती है एसोसिए कम्यूटेटिव क्वालिटी। ये आपस में कम्यूट करते हैं। ठीक है। ये कौ- ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव। तो यस, वेक्टर्स एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको फॉलो करता है। सही है। इज दैट क्लियर? ए जी प्लस ठीक बी है। करें या बी प्लस ए करें, यस। आपके पास सेम आएगा। ये तो पहली हो गई। अगर मेरे पास तीन वेक्टर हैं बिलफर्ज, मैं कहता हूँ बेटा कि तीन वेक्टर हैं ए बी एंड सी, तो मैं ए को छोड़ के ना प्लस, पहले बी प्लस सी कर दूं, इनको ऐड करूं, कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, उसको फिर मैं ए में ऐड करूं। या मैं बोलूं नहीं, मैं ए और बी को पहले ऐड करूं, फिर सी में जो रिजल्ट आएगा उसको मैं सी में ऐड करूं, तो क्या इसको भी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो, ये आंसर ठीक आएगा तो बिल्कुल ठीक आता है। इसका मतलब ये कि एडिशन वेक्टर जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर वो थ्योरी पूरी करवा नहीं सकता ग्राफिकली, बट आपको याद रखना है कि वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ एंड ऑल्सो एसोसिएटिव लॉ। सही है। कम्यूटेटिव का ठीक मतलब है। ये होता है कि दो नंबर्स हैं, 2+3 कर दो, आंसर 5 आएगा, 3+2 कर दो, आंसर फिर भी 5 आएगा। और एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि मेरे पास तीन नंबर है, 1 2 3, तो मैं 2+3 करूँ, आंसर 5 आया, फिर 1 ऐड कर दूँ, या मैं 1+2 करूँ, 3 आंसर, 3 में 3 ऐड कर दूँ, 6 ही आ रहा है दोनों फॉर्म में। तो दोनों को वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। ठीक है। ठीक है। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर है ना, और ये कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है। ठीक है। सही है। तो मुझे, अब ये तो मैंने ग्राफिकली बता दिया, अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एनालिटिकली मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे वेक्टर नहीं गिवन, मुझे ग्राफ शाफ नहीं, मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो कि आपके पास आएंगी। हाँ, तो उसमें मतलब ए है 10 यूनिट, बी 5 यूनिट, एंगल 60 डिग्री, कुछ भी थीटा दिया हुआ है। तो अब आप कैसे निकालेंगे? तो अब एनालिटिकली
एनालिटिकली बेटा। अच्छा, हमारी क्लास वैसे 40 मिनट की है, बट कोर्स हमारा बहुत लेंदी है। फर्स्ट क्लास तो मैंने बिल्कुल बेसिक करवाई थी, लेकिन अभी कोर्स हमारा काफी लेंदी है, तो हो सकता है मैं क्लास को 40 से ऊपर भी ले जाया करूँ। सही है। हमारे पास ठीक है। कोर्स बहुत लंबा है, हमारा लेंदी है। और मेरी नेचर नहीं है कि मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी चीज़ों को बगैर समझे करवाता चला जाऊँ। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और फिर हमारा थोड़ा सा लेट हो सकता है कोर्स। इसलिए मैं जितना मैंने आज सोचा हुआ मैं पूरा करवा के छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए हमारे 10 बज जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, टेंशन वाली बात ठीक। नहीं है। तो बेटा हमारे पास ये आर है, और रिजल्टेंट निकालना है। मतलब मुझे इनकी वैल्यूज गिवन है, तो फिर इसको हम निकालते हैं। आर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। इसे ना कोसाइन लॉ भी कहते हैं, हम्म। और उसके ऊपर रूट आ जाती है। बेसिकली क्या बच्चे, ये कोसाइन लॉ से हमारे पास आया है। ठीक है। जी। एंग ए और बी के मैग्नीट्यूड बताओ हमें, और एंगल गिवन हो दरमियान, तो हम निकाल सकते हैं। सही है। इसको यस। आपने ध्यान रखना है। ओके। ये रिजल्टेंट हमारे पास खाली मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। सही है, क्योंकि मेरे ऊपर कैप नहीं डाली हुई। कैप डालूं तो मतलब फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो अलग बन जाएगा। तो बहरहाल A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस्ट है, ये आपने फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये जो दो फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ आपने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। ठीक है। साइन लॉ भी आपको बता देते हैं, बस आपको साइन लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल्कि साइन लॉ को आपने ना मैथमेटिक्स में पढ़ी ना आपने। दिस इज वन वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट हमेशा बेटा फर्स्ट की टेल और सेकंड की हेड के साथ मिला हुआ होगा। ये आपने देखना है रिजल्टेंट कहाँ बन रहा है। लाजमी नहीं कि बड़ा वाला रिजल्टेंट हाँ। ही हो, कहीं भी बन सकता है। इस केस में हमारे पास रिजल्टेंट ये है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा। सही है। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास जो थीटा है ना, वो यहाँ पर ही आ रहा है। ये कोसाइन ला तो यही है, बट साइन ला होता है हमारे पास। जैसे आर, कैपिटल आर अपॉन साइन आर के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा, विल बी इक्वल टू ए अपॉन साइन। सामने कौन सा, ए के सामने कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, देखिए एल बीटा बन रहा है ना। बी। हाँ। दिस बीटा एंड बी, ये बी हमारे पास लेंथ है अपॉन साइन एल्फा। सही। ये बेसिकली साइन ला कहलाता है। ठीक है। इसकी डिटेल नहीं, मैं नहीं जाना आपने, बट आपको ये पता होना चाहिए। हम्म। बाकी कोसाइन ला से तो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बताओ। अब एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको बताओ, कि मेरे पास एक वेक्टर है। वेक्टर ए है, और मैं इस वेक्टर को किसी स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो वो क्या करेगा बेटा, इसको वो इसको इसकी लेंथ को डबल कर देगा। मतलब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी लेंथ को क्या कर देगा, डबल कर देगा। डबल। सही है। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर अगर m है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो m टाइम्स इंक्रीज रहेगी। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर। सही है। अगर आप डिवाइड करोगे तो उसको हम्म। हाफ कर देगा, मल्टीप्लाई करोगे तो उसको
और अगर मैं माइनस एम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या करेगा बेटा, इसकी इसकी डायरेक्शन कॉपी। डायरेक्शन चेंज कर वेरी गुड, देगा जी। बस ठीक है। सही है। तो यहाँ से टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं लिख तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, बस सिंपल सी चीज है। लेकिन नंबर हम्म, स्केलर होना चाहिए। अगर वेक्टर को वेक्टर से हाँ करेंगे तो फिर वो हमारे पास प्रोडक्ट में आता है, वो आगे बढ़ेंगे। सही है, वेलोसिटी 2v 3v आप कर ठीक है। सकते। उसके बाद आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना? क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पता है? नहीं, मुझे याद नहीं। चले हम बता देते हैं बेटा, परेशानी वाली बात ही नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बेसिकली क्या होते हैं? कि जो आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस पढ़ते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हम्म, ज़्यादा बड़े ना। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये हमारे पास माइनस एक्सिस होता है, ये हमारे पास अप में वाई है, डिवाइड में माइनस वाई है। अब ये हमारे पास ना स्क्रीन टू डायमेंशन है। जो तीसरा कोऑर्डिनेट वो इनवर्ड या आउटवर्ड होगा, मतलब आपके अगर मोबाइल में आप देख रही हैं तो मोबाइल क्या तो इनवर्ड जा रहा होगा या आपकी तरफ बाहर निकल रहा होगा, वो हमारे पास जेड हाँ कहलाता है। ठीक है, जेड एक्सिस, हाँ। ये एक्सिस कहलाते हैं ना। माइनस ये हम्म, जेड ना, बेसिकली अब स्क्रीन हमारी टू डायमेंशन है ना। हम्म, हमारी दुनिया थ्री डायमेंशनल दुनिया है ना, पता है ना आपको। लेकिन स्क्रीन जी। मोबाइल की कैसी है? टू डायमेंशन है। तो 2D में हम 3D नहीं बना सकते, हाँ 3D में आप 2D बना सकते हो। जैसे हम्म, मैं मिसाल दूं कि आपकी जो रिंग होगी या आपकी जो चूड़ी होगी, वो क्या होगी? वो 2 डायमेंशन है। बट अगर आप फुटबॉल या गेंद की बात करेंगी तो वो 3 डायमेंशनल होता है। इमेज बन रही है ना माइंड में? जो आपकी रिंग हाँ। होती है वो कैसी, वो भी गोल होती है, और एक बॉल भी हम्म, गोल होती है। दोनों में फर्क क्या है? कि आपकी बॉल जो है वो स्फेयर है, वो 3D है। आपकी जो रिंग या चूड़ी है वो 2 डायमेंशन है, दोनों right, गोल है। ठीक है, हम्म, मतलब आपकी ना रिंग कुछ ऐसी होती है। बट अगर आपकी, मैं बॉल की बात करूंगा तो बॉल आपकी कुछ ऐसी होती है। हाँ। ऐसी होती है ना। हम्म। हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपके पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब होता क्या है हमारे पास बेटा? अब होता क्या है, वेक्टर ना, अ, मैं यहाँ से कोई वेक्टर बनाता हूँ, लाइक ये वेक्टर मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। अब ये वेक्टर तीनों में, जैसे आप अपने एक वेक्टर बना दिया, मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट ये एक, अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ शायद आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर ना, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है। अब इस वेक्टर में क्या है बेटा? इस वेक्टर में कुछ ना कुछ कंपोनेंट एक्स का भी शामिल होगा। अगर ये वेक्टर ए है, हम्म, ये वेक्टर ए है ना बच्चे, तो हम्म, इसमें कुछ पार्ट जो है इस वेक्टर का एक्स का शामिल होगा, वो भी वेक्टर ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें और कुछ पार्ट इसमें बेटा जेड का भी शामिल होगा, और कुछ पार्ट बेटा इसमें वाई का भी शामिल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या कहते हो कि वेक्टर जो है वो, उसमें एक्स भी शामिल होता है, उसमें वाई भी शामिल होता है, और उसमें हमारे पास जी भी शामिल होता है। तीनों मिलके हमारे पास एक वेक्टर बन रहा होता है। ठीक है, ए एक्स एक पूरा पूरा वेक्टर है। सही है। हम्म, अगर ये वेक्टर ए की हम्म, डायरेक्शन सब एक्स की तरफ होती तो उसमें ए जेड ए वाई जीरो होते। सही है, अगर वो खाली ए एक्स पे लेटा हुआ होता। अगर वो खाली ए वाई पर लेटा हुआ तो उसमें ए जेड ए वाई जीरो होते। तो बेसिकली तीनों उसमें उसके पास होते हैं। सही है हम्म, ना? और मैंने आपको ठीक है। क्या बताया था कि वेक्टर ए जो है जनरली वो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ए इज द ए ए यहाँ की कोई डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर। सही है, और ये मैग्नीट्यूड है।
तो इसका मतलब ये है बच्चे कि ये ए एक्स जो है ये भी कोई ना कोई इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। हम्म। हो गया। और कोई ना हम्म। कोई यूनिट वेक्टर भी इसका होगा। तो हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि जो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो होता है आई। क्या होता है? आई कैप। ऐसे ही ए वाई इज अ फुल वेक्टर। तो मतलब ये भी मैग्नीट्यूड से मिलके बना हुआ है और इसका भी यूनिट वेक्टर होगा तो वो होता है जे। एंड इसी तरह ए जेड भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, बिल्कुल होता है। और इसकी डायरेक्शन में के होता है, ठीक है, आई जे के। सही है। आई जो है वो एक्स की डायरेक्शन को शो कर बताता है। जे के जो है वो जी की डायरेक्शन को बताता है। जे जो है वो वाई की डायरेक्शन को बताता है। ये आपने याद रखना है। इसमें से बहुत एमसीक्यूज बनेंगे आपके। सही है। तो ये क्या है? आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स। जैसे जैसे एक सिंपल ए होता है ना, सिंपल वेक्टर ए है, इसकी कोई खास डायरेक्शन कोई भी हो सकती है ना, इसलिए हम इसको जनरली नाम क्या हम्म। दे देते हैं बेटा, ए का, ए कैप का। ठीक है। लाइक हम्म। आपके घर से आपका स्कूल है, तो वो उसकी तरफ डायरेक्शन है तो वो ए कैप, आर कैप या ए कैप होगा, कोई भी डायरेक्शन है, जनरल है। बट एक्स की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई ना, हाँ। तो हमने आई फिक्स कर दिया। अब आई जहां पर भी आएगा तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। जे अलोंग वाई एक्सिस हमेशा फिक्स है और के अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है। ठीक है। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। सही है। और ये बार जो आपने बनाई है, ए एक्स ये और ए वाई और मैग्नीट्यूड देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, एक रुक जाओ। मैं मिसाल लेता हूँ, मैं 2 डायमेंशन लेता हूँ। मिसाल ले लो बेटा, इसको explain कर लेते हैं। ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। हम्म। सही है। अब इस 2 डायमेंशन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब मैंने कोई वेक्टर ए बनाया, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है। हम्म। दिस इज वेक्टर ए। अब आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराऊं तो इस वेक्टर में कुछ पार्ट एक्स का शामिल है ना, यहाँ तक। ऐसा ही है ना। हम्म। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं तो कुछ इसमें वेक्टर वाई का भी शामिल है। इसमें जेड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब हम्म। ये है कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए में जो है वेक्टर एक्स का कुछ पार्ट शामिल होगा और कुछ पार्ट वाई का शामिल होगा। ऐसा ही होगा। हम्म। ऐसा ही होगा बेटा। हम्म। लेकिन आपको कोई वेक्टर गिवन है, एमसीक्यूज आया कि एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर। ठीक है। अब मैं वेक्टर ए ही बनाता हूँ, लेकिन वो वेक्टर ए जो है ना बेटा, वो खाली आपके पास एक्स डायरेक्शन में है। ये ठीक वेक्टर है। ए, जो वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, बट वो इस डायरेक्शन में गिवन है। सही है। ये हम्म। एक्स 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 में गिवन है। ठीक है बेटा। अब इस वेक्टर हाँ। ए में मुझे बताएं, इस वेक्टर ए में ए एक्स तो शामिल है कि नहीं है? है। ए वाई है या नहीं है? नहीं है। तो ए वाई जीरो, ये एमसीक्यू जाता है। क्या वेक्टर हम्म। अलोंग एक्स एक्सिस हैव ओनली, तो ए एक्स है, ए वाई उसमें जीरो होता है। समझ आ रही है हम्म। बात? तो वेक्टर ए हाँ। जो है, हाँ ये मैं 2D की बात कर रहा हूँ। सही है। तो हाँ। और इस वेक्टर को अगर मैं इसी, अब इसको देखें, वेक्टर ए को मैं कैसे लिखूंगा? ए एक्स का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपल ए एक्स या मोड डाल देते हैं, चलो मोड डाल दो। ये अब मोड क्या है? ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये आपने मैथ्स मैथ्स में होता है। अगर आप मोड ना भी डालें, मतलब खाली नंबर, जब आप खाली नंबर्स की बात करनी होती है आप मोड लगा देते हैं, मोड ऑफ ए। सही है। मोड का मतलब ये ओके। होता है कि आप खाली नंबर्स की बात कर रहे हैं। सही है। ओके। हम यहाँ पर मोड नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, हम ऊपर वेक्टर का निशान नहीं डालते। ठीक है। ऊपर वेक्टर निशान नहीं भी डालो फिर भी आप डायरेक्शन नहीं बता रहे तो सही है।
और एक्स की तरफ जो है वो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? कौन सा होता है शाबाश, बताया, मैंने भी आई। बताया था। आई। आई। अब ये फुल वेक्टर बन गया। हाँ। ऐसे ही ए वाई का मैग्नीट्यूड कौन सा होता है? जे। हम्म, सही है। अब ये टू है, ठीक है। लेकिन ऊपर ऊपर जेड भी था ना, जेड तीसरा भी आ गया। हम्म। दुनिया हमारी रियल है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? वेक्टर ए को मैं पूरा कैसे लिखूंगा बच्चे? मैं लिखूंगा ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी ओके। के। आई जे के आर दी यूनिट वेक्टर्स। यूनिवर्स, ठीक है। सही है। अब समझ में आ गया मेरे ख्याल में आपको? जी। बिल्कुल क्लियर। जी। चले, वेरी गुड। अब जरा यूनिट वेक्टर को पढ़ लेते हैं, ताकि आपको, बार बार मैं इसका नाम ले रहा हूँ तो उसको डिफाइन भी कर लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली यूनिट वेक्टर इज। अब जैसे कि मैंने बेटा आपको बताया था कि वेक्टर ए, ये हमारे पास एक फुल वेक्टर है। वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मोड आप ना डालो, खाली ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मोड खाली हम बताने के लिए करते हैं, ताकि मोड ऑफ सिंपल ए, ये ए क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड। और ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर, ऐसा ही है बेटा। हम्म। ये जनरल फॉर्मूला आपको बताया था ना। हम्म। तो अगर मैं इसको यहाँ से अलग करूँ, तो मैं कैसे अलग करूंगा? ए इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सही है। हम्म। हाँ। सही है। अब जो सिंपल वेक्टर होता है ना बेटा, जैसे मैं कोई वेक्टर ए बता रहा हूँ, कोई वेक्टर ए है, मैं कहता हूँ ये कोई 10 मीटर लंबा कोई वेक्टर है, 10 मीटर, ये कोई आर वेक्टर है, ठीक है? 10 मीटर, 10 क्या शो ओके। कर, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। हम्म। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बता रहा है, कोई मैं कहता हूँ आर कैप। हम्म। तो मैं वेक्टर आर में कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? हाँ। 10 टाइम्स आर कैप। आर कैप, या 10 टाइम्स आर कैप। अब मैंने बता दिया ना आर, तो इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन आर कैप भी यूनिट, एक वेक्टर ही होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट ही होता है, मतलब 1 होता है। 1। ओके। इट्स, क्योंकि खाली डायरेक्शन बताने के काम आता है ना। हम्म। 1 या यूनिट, ठीक है? ये आपने जारी रखना है, हमेशा 1 आएगा। ओके। सही है। अच्छा, अब बेटा आपको ना फोर्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये जरा आप गौर से देखना। ये जो मैंने आपको ये वाला बताया था ना, ए एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब फोर्स को ना, मैं एक फोर्स का वेक्टर लिखता हूँ। आप बोल, मुझे बताना मैंने ठीक लिखा है? मैंने फोर्स का वेक्टर लिखा, 2i प्लस 3j प्लस 2k। सही लिखा है मैंने? आई जे के फॉर्म में लिख दिया मैंने। हाँ। ये मैंने फोर्स को आई जे के की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? आई के साथ जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड। फोर्स मोड ऑफ। फोर्स का एक्स कंपोनेंट ना, फोर्स का एक्स कंपोनेंट हाँ। कहलाएगा ना। इसको मैं एफ एक्स बोल एफ सकता हूँ एक्स। ना। ये कौन सा कहलाएगा बच्चे? एफ वाई और एफ जेड। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू आर सुपर जीनियस, माशाल्लाह। ठीक है। जी। सही है, ये याद रखिएगा। तो अब मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे ना एफ एफ निकालनी है, मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, एफ मोड या सिंपल एफ निकालना है। तो मेरे पास कोई फार्मूला होना चाहिए, ठीक है? वो फार्मूला क्या होता है? जो भी आई के साथ है, मतलब एफ एक्स कंपोनेंट, उसका स्क्वायर लेना है, प्लस वाई एफ वाई का स्क्वायर लेना है, प्लस जेड का स्क्वायर लेना है, बस। आपके पास एमसीक्यूज में वेक्टर बना हुआ आ गया, और एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन है। तो अब इसका मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे बताओ। कंपेयर करो जरा वैल्यूज को। मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालूंगा? अंडर रूट ऑफ, आई के साथ क्या है? टू। एफ एक्स कौन सा है? 2 का स्क्वायर। वेरी गुड। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। वेरी वेरी गुड। प्लस
टू स्क्वायर। 17, हाँ। तो आंसर क्या आएगा बच्चे? टू टू जार 17। 4 प्लस 9 प्लस 4 रूट ऑफ, और इसका जो भी चार, आठ आठ बना 17, ठीक है 17। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। सही है। जी। रिजल्ट क्लियर? ये आपने यस। जहन बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है मेरा बच्चा। जी। अब अब आपके पास ना दो मेन चीजें आ गई ना। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया और ये वेक्टर आ गया। अब देखो ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले के तहत लाइक, अब मैं इसको ए एंड उसकी फॉर्म में लिखता हूँ। कि आपको मैं कहता हूँ कि बेटा आपके पास एक वेक्टर वेक्टर ए गिवन है, 2i, इसमें प्लस माइनस कभी जे, अगर के नहीं होगा तो ये कभी के इसमें जीरो हो सकता है, कभी जे जीरो हो सकता है, कुछ भी जीरो हो सकता है ना। प्लस 2k, ठीक। दिस इज वेक्टर ए। तो इसका मैग्नीट्यूड हम्म। क्या आएगा? अभी हमने निकाला है, √17 आएगा। हम्म। यही आएगा ना? यही जी। आएगा। तो अगर मैं कहता हूँ इसका यूनिट वेक्टर, तो बाय दिस फॉर्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, टू। यही फॉर्मूला होगा। तो वेक्टर क्या है? हम्म। 2i + 3j +2k कम डिवाइड बाय √, ठीक है। 17। इसको अगर आप अलग अलग ठीक है। लिखेंगे ना, तो ये 2/√17 आ जाएगा, और आई आ जाएगा +3/√17 जी आ जाएगा प्लस। समझ आ गई मैंने कैसे लिखा है ये? हाँ, समझ आ गई। ये क्या आ जाएगा? ठीक है। तो ये हम्म। यूनिट वेक्टर बकायदा एक पूरा वेक्टर बन गया हमारे पास, ठीक है। एक ऐप हमारे पास एक पूरा वेक्टर आ गया। हम्म। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, जी। बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आप बोलेंगे सर जो भी आई के साथ है उसका स्क्वायर लें, जे के साथ स्क्वायर लें, 2/√17 इसका स्क्वायर ले लें, +3/√17 का स्क्वायर ले लें, +2/√17 का। अभी हमारी 1 मिनट बाद ये बंद हो जाएगी, तो हम 10 मिनट बाद आपको दोबारा लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ रहता है बेटा ठीक इसमें। है। सही है। तो इसको हम सोल्व करें जरा, सोल्व ठीक है। करें। क्या आएगा आंसर बचे? 2 का स्क्वायर 4, हम्म। 4/17, 9/17, 4/17, ऐसा ही आएगा ना? क्योंकि डिवाइड में रूट आ रही, रूट हाँ। स्क्वायर से कैंसिल हाँ। आउट हो जाएगा। मैं बताता हूँ, जी। समझ आया कि नहीं? समझ आ गया। आगे समझ में चलेगा बेटा। अब आप जरा इसका एलसीएम लें। डिवाइड में क्या एलसीएम 17 आ जाएगा, ऊपर 4 + 9, बेसिक मैथ है, +4 आ गया। ऐसा ही है। हम्म। एलसीएम भाई डिवाइड सबका सेम है ना, तो एलसीएम ले लिया 17, तो ऊपर 4 9 4 आ गया। 17। 17 1 आएगा। बनाएगा।